हाँ, तो भैया सब लोग सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम आपको बता रहे थे कि किस प्रकार जो है टॉर्क क्रिएट होने से एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है ना। एक बार रिवाइंड कर दो हमको जरा, क्या था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, क्या फॉर्मूला था, NIAB sin थीटा। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था जिसकी वजह से जो है डाइपोल, जिसकी वजह से कॉइल डिफ्लेक्ट हो रही थी, है ना। और रीस्टोरिंग टॉर्क कितना था, रीस्टोरिंग टॉर्क था C5। और जब इक्विलिब्रियम के समय, एट इक्विलिब्रियम, ये C5 जो है वो किसके बराबर था, NIAB sin थीटा। सही है, तो फाई डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू NAB डिवाइडेड बाई क्या हो गया था, C, और इनटू क्या था, I। अब आपको ये बात समझ आई होगी कि भैया NAB बाई C पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने आपको बताया होगा फाई डिवाइडेड बाई साइन थीटा किस पे डिपेंड करता है, I पे। लेकिन सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर या किसी भी प्रकार के मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करें तो डिफ्लेक्शन सिर्फ करंट पे डिपेंड करना चाहिए था, यहाँ पे थीटा नहीं होना चाहिए था। अब मुझे एक बात बस बताओ कि ये जो थीटा है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बच्चे छुट्टी पे कहाँ हैं आज, लड़कियां गए हैं, सब लड़कियां गए हैं। हाँ चौधरी साहब, अंश बताएंगे। अंश ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, हाँ सही कह रहे हो। थीटा जो है वो A और B के बीच का एंगल है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, थीटा। और फाई क्या था, कितना डिफ्लेक्शन हुआ, कितना डिफ्लेक्शन। लेकिन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ थीटा नहीं होना चाहिए, सिर्फ फाई किस पे डिपेंड करना चाहिए, आई पे। तो हमें यहाँ से थीटा एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब आप लोग सोचो कि भैया हम कह रहे थे कल, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल है जिससे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉइल से करंट फ्लो कर रहा था, इधर नॉर्थ पोल था, इधर क्या था, साउथ पोल था। बात समझ में आ रही है ना। तो नॉर्थ और साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, एरिया वेक्टर किधर की तरफ था, आगे की तरफ था, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। इस टाइम पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90। तो इस पोजीशन पे मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होगा, इस पोजीशन पे क्या लग रहा है। लेकिन जैसे ही, मतलब इस पोजीशन पे तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इधर देखना खंडा कि ये डिफ्लेक्ट हुआ टॉर्क लगने की वजह से, ये क्या हो गया अगर, तो अब भैया कुछ ना कुछ एंगल आ जाएगा। बात समझ आ रही है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती और ये डिफ्लेक्ट होता, तो अब मैग्नेटिक फील्ड और उसके बीच का कुछ ना कुछ क्या होता, एंगल होता, एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का। नहीं समझ में आ रहा है। अब कैसे इस थीटा को हटाया जाए, इस थीटा को कैसे हटाया जाए यहाँ से। आप सोचो, बस सोचो कि अगर मान लो ये एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और जैसे ही टॉर्क लगा ये रोटेट कर जाएगा। जल्दी आइए बेटा, जैसे ही टॉर्क लगा ये रोटेट कर जाएगा, है ना। तो कैसे हम लोग थीटा को हमेशा यहाँ पे 90 रखें। आप लोग सोचो, यहाँ पे थीटा 90 होगा तभी तो साइन 90 1 होके फाई आई पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हमें क्या हटाना है, साइन थीटा हटाना है। साइन थीटा हटाने के लिए थीटा को क्या रखना पड़ेगा, 90 रखना पड़ेगा। थीटा 90 कैसे रखा जाएगा, तो वापस ले आने का ना उसको। डिफ्लेक्शन कैसे नापेंगे, हर तरफ फील्ड लगा के। देखो इधर सब लोग, मान लीजिए कि भैया इस टाइम पे जो है ये नॉर्थ है, उधर क्या है, साउथ। एंगल 90 है इस टाइम पे। अब टॉर्क लगने की वजह से ये डिफ्लेक्ट किया, एरिया वेक्टर किधर की तरफ हो गया, उधर की तरफ हो गया। काश एक फील्ड जो है हमको वहां से मिल जाए,
तो फिर से एंगल कितना हो जाएगा 90। इधर रोटेट करने से सामने से फील्ड मिल जाए, फिर मैं इधर रोटेट करने से इधर से फील्ड मिल जाए, मतलब एक रेडियल फील्ड अगर मिल जाए। नहीं समझ पाए? क्यों चौधरी साहब नहीं समझ पाए? कुछ भी समझ पाए जो मैंने समझाया इधर? क्या समझे? अगर ये देखो कौन हंस रहा तुम्हारे पीछे, इधर देखो चौधरी साहब, ये एरिया वेक्टर था इधर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अभी एंगल कितना है तो sin 91 हो जाएगा, काम खत्म, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। सही है, या आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये रोटेट कर गया तो एरिया वेक्टर उधर चला जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी यहां से कहां लाना पड़ेगा, तभी तो एंगल 90 होगा। तो जैसे जैसे ये रोटेट करे मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ क्या करती जाएगी, तो हर टाइम एंगल कितना पड़ेगा। तो ऐसी फील्ड को कौन सी फील्ड कहा जाएगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जो हमेशा प्लेन के पैरेलल हो और एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। नहीं समझ में आया तो टॉपिक डालो, यहां पे तो लिख लेते ना। देखो रेडियल फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, हाँ भैया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे थीटा 90, थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, और आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 हो जाएगा। देखो a field which is always perpendicular to the area vector, a field which is always perpendicular to the area vector and parallel to the plane of paper and parallel to the coils and parallel to the current carrying coil. A plane which is perpendicular to the area vector and parallel to the current carrying coil. सबको आ गया समझ में? ये लिख देना उसके नीचे, थीटा 90 साइन 91, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। किसी को कोई समस्या हो तो अभी बता दो। कोई समस्या नहीं? ठीक है, ए है, ए फॉर आम, बी फॉर बड़ा आम, सी फॉर छोटा आम। चलो हाँ, ये सी फॉर छोटा आम। चलो सब लोग इधर देखो, अगला सबको समझ में आ गया? सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर क्लियर हो गया? अगला टॉपिक डालो, पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहां से पढ़िए मैडम, पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। हाँ तो भैया सभी लोग देखो इधर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है इधर ध्यान दीजिएगा। नॉर्थ साउथ, वही फ्रेम, वही कोर, सेम टू सेम, सब कुछ सेम है। यहां से टर्मिनल से करंट आएगा, यहां से जाएगा। अब इस जगह पे और इस जगह पे पाइवोटेड है। पिछली बार कल हमने पढ़ा था उसमें जो फ्रेम था वो पूरा का पूरा सस्पेंडेड था, यहाँ पे क्या है, पाइवोटेड है। सही है, इस कोर से या इस फ्रेम से, सुनना इधर, जब ये फ्रेम मूव करेगा टॉर्क लगने से तो ये पॉइंटर मूव करेगा। बात समझिएगा, यहां से करंट आया, करंट इससे पास हुआ,
करंट मान लो यहाँ नीचे है तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। यहाँ करंट ऊपर तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। ये तो मैंने आप लोग कल बता ही दिया था। फोर्स लगा, टॉर्क क्रिएट हुआ, ये रोटेट किया। इसके रोटेट करने से ये पूरा का पूरा कोर, सिलिंड्रिकल कोर दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा का पूरा सिलिंड्रिकल कोर क्या करेगा, रोटेट करेगा। और जब सिलिंड्रिकल कोर रोटेट करेगा तो इस पॉइंटर को साथ में रोटेट कराएगा। और जब पॉइंटर रोटेट करेगा तो पॉइंटर जितना रोटेट करेगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन पता चलेगा, और जितना ज्यादा रोटेट किया होगा मतलब उतना ही ज्यादा उससे क्या पास हुआ होगा, करंट। नहीं समझ में आई बात? तो ये भी वही काम करता है, इसका काम भी करंट तापना ही है, बाय द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर। आगे सबको समझ में? बस सिंपल तो था एकदम, सेम कुछ पूरा का पूरा प्रिंसिपल ही है। बस फर्क क्या है, सस्पेंडेड और पाइवोटेड में फर्क है। लिखवाने की जरूरत तो नहीं कुछ भी इसमें, कुछ ऐसा कुछ आएगा नहीं, दोनों में डिफरेंस पढ़ लो, लिखो। दिस इज अ टाइप ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दिस इज अ टाइप ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। लेस सेंसिटिव देन सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, less sensitive than suspended coil galvanometer, but is more convenient and portable than suspended coil galvanometer, but is more convenient and portable क्या बोले, it is less sensitive than suspended coil galvanometer but is more convenient and portable than it। मतलब सस्पेंडेड से ज्यादा पोर्टेबल है और कन्वीनियंट है यूज करना, समझ गए? एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं इसको, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी कम है, उस वाले की सेंसिटिविटी। यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। डिफरेंस आए तो 2 पॉइंट में लिख लीजिएगा आप लोग। अब एक जरूरी बात, एक कुछ क्वेश्चंस बोल रहे हैं वो आप लोग लिख लीजिए, जो रीजनिंग पे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो पहला सवाल, क्वेश्चंस लिखिएगा। पहला, why is the coil in moving coil galvanometer, why is the coil in moving coil galvanometer bound on an aluminium frame। ये जो फ्रेम है ये एल्यूमिनियम का होता है, चाहे सस्पेंडेड हो चाहे पाइवोटेड हो, दोनों ही केसेस में जो कॉइल होती है कॉपर की, उसको किस पे रखा जाता है, एल्यूमिनियम के फ्रेम पे रखा जाता है। नहीं समझ पाए? एक शेखर बाबू एल्यूमिनियम का फ्रेम बनाया जाएगा, उस एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर कॉपर वायर्स क्या की जाएंगी, बाउंड अप। एक टर्न होगा तो टॉर्क IAB sin थीटा, n टर्न्स होंगे तो NIAB sin थीटा। सही। तो एल्यूमिनियम का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? पहला रीजन लिखो, एल्यूमिनियम इज अ लाइट मेटल। एल्यूमिनियम इज अ हल्का मेटल। Aluminium is a light metal, hence a large coil can be suspended by a thin strip। A large coil can be suspended by a thin strip as is necessary for sensitivity, as is necessary for sensitivity। देखो
मतलब हमने क्या कहा, एल्यूमिनियम हल्का होता है, तो हल्का एल्यूमिनियम होगा तो बड़ी कॉइल को वाउंड अप कर सकते हैं उसके चारों, क्योंकि एल्यूमिनियम का तो वजन कम होगा, इसलिए वायर का वजन हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एल्यूमिनियम का वजन उतना नहीं होगा, एल्यूमिनियम का वजन कम होगा जिससे सब बैलेंस हो जाएगा। तो ज्यादा कॉइल वाउंड अप होगी और ज्यादा कॉइल वाउंड अप होने से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा इसी का रीजन लिखो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करने का, एल्यूमिनियम, ठीक है, प्रिवेंट्स एडी करंट रैपिडली। एडी करंट पढ़े हो सब लोग? नहीं, एक काम करो, एडी करंट वाला पार्ट बस लिख के छोड़ दो अभी 3 लाइन, एडी करंट जब समझा देंगे तब समझ में आ जाएगा। मेटल्स में एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में। अरे ईडीडीवाई, ईडीडीवाई फोकल करंट्स भी कहते हैं इनको, ये अगले चैप्टर में मिलेगा तब पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट अभी के लिए छोड़ दो, एडी करंट लिख के छोड़ दो, ठीक है। सबको समझ में आ गया? वही वाला याद कर लो अभी फिलहाल, एडी करंट वाला बाद में समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा सवाल, Why is phosphor bronze alloy used? कल आप लोग ने फॉस्फर ब्रॉन्ज की वायर देखी होगी ना, उसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज का? कोई और? हाँ हाँ, किसकी? अच्छा, रेजिस्टिविटी, अच्छा चलो ठीक है, देखो क्या बोला क्वेश्चन, व्हाई इज फॉस्फर ब्रॉन्ज एलॉय यूज्ड? देखो देखो पहला रीजन, इट्स टॉर्शनल कांस्टेंट इज स्मॉल, इट्स टॉर्शनल कांस्टेंट इज स्मॉल, टॉर्शनल कांस्टेंट इज स्मॉल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द, ये टॉर्शनल कांस्टेंट is small which is required for the sensitivity of galvanometer. Torsional constant is small which is required for the sensitivity of galvanometer. आओ जरा सब लोग देखो इसका मतलब क्या है, नजरें बोर्ड पे रखिए, नजरें। आप लोगों को बताया था ना टाउ का फॉर्मूला C5, रिस्टोरिंग टॉर्क का क्या फॉर्मूला था? C5। तो ये C कहलाता है टॉर्शनल कांस्टेंट। इधर देखो बेटा, C क्या कहलाता है? टॉर्शनल कांस्टेंट। अब अगर टॉर्शनल कांस्टेंट छोटा होगा, सभी लोग देखो, अगर C छोटा होगा तो रिस्टोरिंग टॉर्क कम लगेगा और डिफ्लेक्शन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। आसान भाषा में कहें तो अगर टॉर्शनल कांस्टेंट कम होगा तो उतने ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए डिफ्लेक्शन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और डिफ्लेक्शन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। नहीं समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं? C कम तो उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए फाई क्या प्रोड्यूस होगा, और डिफ्लेक्शन ज्यादा तो सेंसिटिविटी ज्यादा। दूसरा पॉइंट देखो फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए, इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लार्ज इनफ टू सपोर्ट द वेट ऑफ कॉइन। Its tensile strength is large enough. Its tensile strength is large enough to support the weight of coin. ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ज्यादा झेल पाएगा वजन को। भाई पतली सी तार है, अगर झेल नहीं पाएगी तो तार टूट जाएगी। तीसरा लिखो रस्ट प्रूफ, रस्ट जंग नहीं लगती टॉर्शनल इसमें फॉस्फर ब्रॉन्ज एलॉय में, ठीक है। फिर लिखो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई अच्छा कंडक्टर होगा तभी तो करंट आएगा,
अगर रेजिस्टर होता तो करंट काहे आता? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? एक और लिख लो, एक और लिख लो। इट हैज वेरी लेस इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इट हैज वेरी लेस इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। चलो भैया बताओ, कौन बताएगा? प्रियम, व्हाट इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट? है बेटा? स्ट्रेच नहीं होगा जाता, करेक्ट है। मतलब इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब खींचने के बाद, जैसे रबड़ नहीं होता है, खींचने के बाद कुछ ज्यादा ही खींच जाता है, फिर वो वैसा नहीं रहता जैसा पहला था। तो इसके साथ ऐसा नहीं होता है, इसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है? ठीक बात, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े। एक सवाल और सब लोग इधर देख लो, सुनो बेटा सब लोग। ये जो कोर है ये किस चीज का बना है? ये जो कोर बना है सॉफ्ट आयरन का बना है। चाहे सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर हो, चाहे पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर हो, मैग्नेटिक फील्ड जिससे आसानी से आ और जा सके, मतलब जो आसानी से मैग्नेटाइज भी हो जाए और तुरंत क्या हो जाए? डीमैग्नेटाइज हो जाए, उस कोर का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज सॉफ्ट आयरन कोर का। लिखो एक और चीज नोट करके, सॉफ्ट आयरन का कोर इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड इन एमसीजी। सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड इन एमसीजी। Soft iron core is used in because of its high magnetic permeability. Because of its high magnetic permeability. High magnetic permeability का मतलब आसानी से मैग्नेटाइज भी हो जाएगा फील्ड आने से, और जाने से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा तुरंत। ठीक है, मतलब पढ़ा तो आया और वापस गए तो भूल गए, है ना? कौन है यहाँ हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी वाला? कौन है? सब? अच्छा, अच्छी बात है भाई। चलो सबको आ गया समझ में? अंश, हम लोगों ने कितने प्रकार के गैल्वेनोमीटर पढ़े? 6 प्रकार के हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर पढ़े हैं, वो 7 पढ़े हैं। 7 प्रकार के हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर पढ़े हैं, सातों के नाम अंश बताएंगे। राम, लक्ष्मण, भरत, और उसमें 2 पढ़े, उसमें 6 पढ़े हैं। ये सबसे अलग आदमी है दुनिया का। आगे नहीं? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम लोग ये 7 प्रकार के गैल्वेनोमीटर पढ़े। कितने पढ़े? 2। ठीक। हम लोगों ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा जिसके 2 प्रकार थे, सस्पेंडेड और पाइवोटेड, और फर्क भी बता दिया। अब इनकी सेंसिटिविटी पढ़ेंगे हम लोग। टॉपिक डालो, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर अंश। ठीक है भैया? क्या पगले दोनों पढ़ लिए, अब का पढ़ी हो? पता नहीं कौन सा सस्ता वाला सब। चलो देखो बेटा सभी लोग, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर पहला लिखो, इसमें करंट के प्रति सेंसिटिविटी, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। पहला लिखो करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, आओ।
बहुत सिंपल देखो, करंट के प्रति सेंसिटिविटी का मतलब करंट फ्लो करते ही वो कितना डिफ्लेक्शन दे रहा है। ऐसे अगर हम कहें आपको फील दिलाएं आनंद बाबा, इधर देखो, जैसे ये जो है गैल्वेनोमीटर है, खुल नहीं रहा है, लाइट हो गया, हाँ ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर में एक बार सुन रहे हो, हमने 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराया। 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराने से अंश ये इतना डिफ्लेक्ट हुआ। फिर हमने इसमें जादू मंत्र किया, फिर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करा के ये इतना डिफ्लेक्ट हुआ। किस केस में करंट की सेंसिटिविटी ज्यादा है? जिसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा हो। नहीं समझ पाए? तो व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर जब 1 एम्पियर का करंट इससे फ्लो कराया जाए। समझ गए? देखो, करंट सेंसिटिविटी, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर when unit current flows through it, when unit current flows through it, deflection produced in the galvanometer when unit current flows through it। ठीक है, देखो अभी सब लोग इधर ध्यान दो, नजरें बोर्ड पे रखो। टॉर्क कितना लग रहा था यश? कितना टॉर्क लग रहा था जिससे डिफ्लेक्शन हो रहा था? NIAB। और अगर रेडियल फील्ड ले ली तो sin 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा रेडियल फील्ड के लिए। ठीक है, और रिस्टोरिंग टॉर्क कितना लग रहा था? और C5 को हमने NIAB के बराबर कर दिया, तो फाई के नीचे I इक्वल टू NAB बाई C। ये है करंट सेंसिटिविटी फाई बाई I। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर फॉर यूनिट करंट फ्लोइंग इन इट। आ गया समझ में? ये लिख लो फॉर्मूला फाई बाई I इक्वल टू NAB बाई C। किसी गैल्वेनोमीटर के लिए फिक्स्ड वैल्यू होगी। ठीक है, सभी लोग इधर देखो। हाँ शेखर बताओ। हाँ किसमें? चलो इसके बाद लिखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखो बेटा, वोल्टेज सेंसिटिविटी, बातें नहीं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अच्छा, 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो करंट सेंसिटिविटी, 1 वोल्ट का पोटेंशियल देने पे जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा वो वोल्टेज सेंसिटिविटी। लिख लो डेफिनेशन। द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर, the deflection produced in the galvanometer when unit voltage is applied across the cell, across the coil, when the deflection produced in the galvanometer when unit voltage is applied across the coil, unit voltage is applied across the coil। ठीक बात है। आज का फॉर्मूला समझो बेटा। देखो इधर इधर फाई, क्या आप लोग I को लिख सकते हो V बाई आर इक्वल टू NAB बाई C, फाई R बाई B NEB बाई C
फाइव बाई वी इक्वल टू एन ए बी बाई, ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, लिख लो। करीब चलो बढ़े। अच्छा एक चीज और कहीं नोट करके लिख लेना, ये इसका रेसिप्रोकल, करंट सेंसिटिविटी के रेसिप्रोकल को फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं, बस याद रखने के लिए, फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, देखो एक सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेन, चौधरी साहब सस्पेंडेड और पाइवोटेड में कौन ज्यादा सेंसिटिव था? सस्पेंडेड कॉइल ज्यादा सेंसिटिव था। उसकी सेंसिटिविटी इस प्रकार है कि वो 10 की पावर -9 एम्पियर तक के छोटे करंट को भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करा सकता है। मतलब इतना करंट भी अगर फ्लो करता है तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, समझ गए? तो लिखो द सेंसिटिविटी ऑफ SCG, नोट करके लिख लो, द सेंसिटिविटी ऑफ SCG is of the order of 10 की power -9 ampere. The sensitivity of SCG is of the order of 10 की power -9 ampere. ठीक है, सबको आ गया समझ में? एक सवाल तुम लोग को दे रहे हैं, जरा ट्राई मारो, करोगे? अब मूविंग लिखो बेटा, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अ MCG has 24 टर्न्स। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में 24 टर्न्स हैं कॉइल की, और उसका रेजिस्टेंस 12 ओम है। ठीक है, अब सवाल क्या है, बाई हाउ मच द नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी इंक्रीज्ड। नंबर ऑफ टर्न्स कितने बढ़ाए जाएं so that the current sensitivity increases by 25%। कितने टर्न्स बढ़ाओगे कि करंट सेंसिटिविटी 25% बढ़ जाए? करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस बाय, बताओ सवाल समझ में आया है? करो क्वेश्चन। किसी का आंसर आया? केवल निखिल का? चलो सवाल को एक बार फिर से इधर समझो भैया, हमने क्या कहा? 24 टर्न्स वाले कॉइल में का रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम है। कितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे कि 5/I 25% बढ़ जाए? अच्छा, इनिशियली 5/I था, 5/I एक्स ले लें, एक्स ले लो, फिर 5/I कितना परसेंट बढ़ गया? तो x में x का 25% बढ़ गया, तो x + x/4 5x/4। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने बढ़े ये बताने हैं। अभी 5 का फॉर्मूला होता है 5/I का NAB/I
तो 5/i किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? n के बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है, तो 5/i1/5/i2 इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई n2। ये बात समझ में आ गई? 5/i पहले कितना था, बढ़ के कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पहले कितने थे, बढ़ के कितने हो गए, n2। तो ये x घटा 4/5 इक्वल टू 24/n2, ये आ गया n2 इक्वल टू 30। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने बढ़े, 24 से 30 हो गए, शेखर तो कितने हो गए, 6 बढ़ गए। बहुत बढ़िया शेखर, सबको आ गया समझ में, कर लीजिए। अगला टॉपिक डालो, देखो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कन्वर्जन, अभी हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया ना, अब कैसे एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जाए। सबसे पहले तो देखो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है अंश से, गैल्वेनोमीटर करता क्या है अंश? स्मॉल छोटे करंट्स को डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, छोटे करंट्स को डिटेक्ट करता है। एमीटर क्या करता है, करंट डिटेक्ट करता है, करंट मेजर करता है ना। ये छोटे करंट्स को डिटेक्ट करता है, या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो छोटे करंट्स को नाप भी देगा। एमीटर क्या करता है, करंट को एक्चुअली मेजर करता है, ठीक है। अच्छा, तो एक गैल्वेनोमीटर का तो रेजिस्टेंस होता ही है ना, गैल्वेनोमीटर का जो अपना रेजिस्टेंस होता है उसको G कहा जाता है। लेकिन जो एमीटर है उसका काम है करंट नापना, और अगर एक गैल्वेनोमीटर को एक्चुअल करंट नापना है तो इसका खुद का रेजिस्टेंस ना के बराबर होना चाहिए। नहीं समझ पाए? मतलब हम ये कह रहे हैं, देखो सब, ये आपने एक बैटरी लगा दी, इंटरनल रेजिस्टेंस हम कहते हैं ना के बराबर है। यहाँ पे लगाया एक एमीटर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सही है। अब हम कह रहे हैं कि अगर आपको इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पता करना हो, इस रेजिस्टर के अक्रॉस मान लो 10 वोल्ट पोटेंशियल दिया गया है, यहां से करंट निकला, अगर इसके अक्रॉस करंट नापना है इस एमीटर को, यही तो इसका काम है, इस एमीटर का काम क्या है, इसके अक्रॉस क्या नापना। तो अगर इसे इसके अक्रॉस करंट नापना है और सही रीडिंग निकालनी है इसके अक्रॉस, तो इसके खुद के रेजिस्टेंस की वैल्यू लगभग 0 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसमें रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज का कुछ हिस्सा तो यही खा लेगा ना। नहीं समझ पाए? इसीलिए कोशिश यही रखनी है कि एमीटर बनाते समय एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए। टेक्निकली बोला जाए तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होगा और पूरा का पूरा 10 वोल्ट ही इस पे जाएगा, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो। बात समझ में नहीं हमने क्या कह रहा है? तो कुछ बातें छोटी छोटी से लिख लो। एन एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग करंट इन सर्किट। An ammeter is an instrument for measuring current in electric circuit. ठीक है, for measuring current in the electric circuit. अब इधर देखो जरा सब लोग एक मिनट के लिए। ये एमीटर जो होता है वो सेल के साथ सीरीज में लगता है ना, सर्किट में क्या लगता है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। देखो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। टू प्रोवाइड एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, to provide actual value of current in the circuit,
provide actual value of current in the circuit, the resistance of ammeter should be very small. The resistance of ammeter should be very small. इसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए, है ना, वरना वोल्टेज तो यही खा जाएगा। तो एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो। लिख लो ये चीज। एन आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। एन आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। अब देखो सब, अब एक नॉर्मल गैल्वेनोमीटर तो सबको आई गया समझ में? हाँ निखिल, बॉटल चाहिए? पानी नहीं? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तो हम क्या समझा रहे थे कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। भाई गैल्वेनोमीटर है मान लो जी, सभी लोग इधर देखो, ये एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का काम है करंट को डिटेक्ट करना, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करके, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस कितना है? जी है अपना रेजिस्टेंस। अब ये इसको एमीटर बनाना है, इसको करंट नपवाना है, इससे करंट नपवाना है, तो इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टर लगाएंगे। बात समझना, अगर मान लो एक हाई करंट हमने यहां से पास कर दिया तो ये गैल्वेनोमीटर दब जाएगा। गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे एम्पियर करंट नापता है, समझे मेरी बात? पी लो पानी वानी, पी लो यार, नहीं बहुत समस्या है ये। अभी आगे तुम लोगों को मारे तो, जब हम पढ़ा रहे हैं तो तुम लोग शेखर उधर देख रहे हैं, अभी आ जाओ मेरे पास। अंश भी यही कर रहे हैं, कब आएगा? क्या मूर्ख लोग हो यार तुम लोग, इधर देखो। तो एक गैल्वेनोमीटर को जब करंट दिया गया तो अगर ये करंट हाई है तो गैल्वेनोमीटर तक जाएगा, इसका नाम है छोटे करंट नाम। तो किसी तरीके से इसके, देखो बात समझो, इस करंट को एक ऑल्टरनेटिव पाथ देना पड़ेगा। यहां पे एक लो रेजिस्टेंस शंट लगाया गया इन पैरेलल। इसका रेजिस्टेंस क्या है? बहुत कम, लो रेजिस्टेंस शंट लगाया गया। क्यों लगाया गया? अब इसका रेजिस्टेंस इतना कम है कि इस करंट का ज्यादातर हिस्सा इससे पास होगा, इसको बिना डैमेज किए। बात समझ आई? इसमें जाएगा आईजी करंट। आईजी मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इसका क्या मतलब है कि जब ये करंट इस गैल्वेनोमीटर से पास होगा तो गैल्वेनोमीटर जितना डिफ्लेक्ट हो सकता है उतना हो गया, दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस किया उसने। और मेजर करंट का हिस्सा जो है कहां चला गया? आई माइनस आई जी। आई जी यहां गया, आई माइनस आई जी यहां चला गया, जिससे इस पूरे सर्किट में क्या नापा? करंट। कैसे नापा? इसके लिए देखो कंडीशन समझो। क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं? पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, तो आई जी इंटू जी। और इसके अक्रॉस क्या होगा? I माइनस आई जी इंटू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो S का फॉर्मूला आ गया आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू, ये शंट निकालने का फॉर्मूला आ गया जो हमें कनेक्ट करना पड़ेगा इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, ताकि वो गैल्वेनोमीटर क्या बन जाए? नहीं समझ में आया? तो लिखो हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, वो अच्छे से लिखना। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, a low resistance shunt is connected in parallel to it। फिर ये लिख लो। अब देखो बेटा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? अगर ये पूरा का पूरा एक एमीटर हो गया है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे?
1/r इक्वल टू 1/g प्लस 1/, इससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा GS/G प्लस S। ठीक है, सिंपल ही था। अगला टॉपिक डालो, बस ये लास्ट बचा है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अभी हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाएंगे। देखो सर, ये ध्यान दीजिएगा, इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है। अच्छा, जिस प्रकार एमीटर जो होता है, इधर सुनिए बेटा, देखा, जिस प्रकार एमीटर जो है वो सेल सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है करंट नापने के लिए, वोल्टमीटर कहाँ कनेक्ट होता है, किसके साथ, पैरेलल, उस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होता है। ये वोल्टमीटर होता है ना, जिसके इसके क्रॉस वोल्टेज नापना होता है। ये अपना एमीटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये सेल लगा दिया जहां से करंट आ रहा है, की भी लगा लेना ऐसे। तो इस वोल्टमीटर का काम होता है इस रेजिस्टर के अक्रॉस क्या नापना, वोल्टेज नापना, एक्यूरेट वोल्टेज नापना। और ये हम लोगों ने डीसी सर्किट से पढ़ा है कैसे नापा जाता है। डीसी सर्किट में एक चैप्टर था, याद है? हैं? जब डिफरेंशिएशन नहीं याद है तो डीसी सर्किट का गुणा याद होगा तुम लोगों को, किरचॉफ लॉ ही याद होगा केवल। उसके अलावा पोटेंशियोमीटर के सारे क्वेश्चन, मीटर ब्रिज के सारे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन सब भूल गए होगे आप लोग। रिवाइज कर लेना, अभी एक टेस्ट लेंगे, ठीक है, फिर टूटेंगे। चलो छोड़ो, हम जो कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि एक यही वोल्टमीटर बनाना है हम लोग को इस गैल्वेनोमीटर की मदद से। तो जिस प्रकार, लॉजिकली सोचो, इस गैल्वेनोमीटर, इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए? मान लीजिए यहां से 10 वोल्ट का पोटेंशियल दिया गया, यहां से करंट निकला, यहां से जब करंट निकलेगा तो लो रेजिस्टेंस एमीटर से होते हुए जाएगा, लो रेजिस्टेंस एमीटर से होते हुए जाएगा। अब करंट को यहां दो रास्ते मिल गए, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। अगर ये हाई रेजिस्टेंस रास्ता है तो करंट ये रास्ता प्रेफर करेगा। तो इसका हाई रेजिस्टेंस होना इसलिए भी जरूरी है ताकि करंट यहां से आए और यहां जाए, ताकि इसके अक्रॉस एक्यूरेट रीडिंग नाप सके वोल्टमीटर। नहीं समझ पाए तो लिखो, a voltmeter is an instrument to measure voltage between 2 points in an electric circuit. A voltmeter is an instrument used to measure voltage या potential difference between 2 points in electrical circuit. Between 2 points in electrical circuit. ठीक है? कैसे कनेक्ट करते हैं इसको? इन पैरेलल। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द रेजिस्टर। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द रेजिस्टर जहां वोल्टेज निकालना होता है। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द रेजिस्टर जहां नापना है वोल्टेज। सही है? फिर देखो, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई। द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर शुड बी वेरी हाई। सही है? और अगर एक आइडियल वोल्टमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर शुड बी हाई, और एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट। नोट करके लिख लेने का, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज वेरी हाई। ठीक है, शिखर समझे? द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज वेरी हाई। ओ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट।
द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट। आओ देखो सब लोग नजरें बोर्ड पे रखो भैया, नजरें देख लो सब लोग, नजरें बोर्ड पे। ये वो रेजिस्टर है जिसके अक्रॉस क्या नापना है, वोल्टेज। इसके पैरेलल में क्या लगा दिया गया, वोल्टमीटर लगाना है। लेकिन वोल्टमीटर जो लगाना है वो बनाना किससे है, गैल्वेनोमीटर को ही तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, सही है। देखो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक हाई रेजिस्टर लगा दो R। इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V, जो नापा जाएगा, सही है। तो कैसे एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करोगे, बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टर। अब यह हाई रेजिस्टर क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि ये हाई रेजिस्टर जो है इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टर के साथ मिलके सीरीज में जुड़ के टोटल रेजिस्टेंस क्या कर देगा, और जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही वो वोल्टमीटर अच्छा होगा। नहीं समझ पाए, तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए वोल्टमीटर का इसको सीरीज में लगाया गया हाई रेजिस्टर। नहीं समझ पाए, तो पहले तो देखो, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ठीक है। अ हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टर, अ हाई वैल्यू रेजिस्टर जो कह रहे, a high value resistor is connected in series with galvanometer, is connected in series with galvanometer। नहीं समझ में आया, ठीक है। अब हमको ये बताइए कार्तिकेय, ये जो रेजिस्टर है ये कौन सा वाला है, ये वही रेजिस्टर है सर्किट का जिसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगा हुआ है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इसी ने नापा होगा ना, और ये दोनों आपस में क्या है, यस। तो पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस भी टोटल वोल्टेज क्या होगा, V ही होगा। अब हमको यहां से करंट आया IG, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट कौन सा जाएगा, इसमें कौन सा जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है। तो IG का फॉर्मूला होगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, IG इक्वल टू V अपॉन G प्लस R। ये डायग्राम बना के लिख लो।